नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास बंद दरवाज़ा। चपरासी जिस आदमी को सुनील के कैबिन में छोड़कर गया वह एक 40 साल से ऊपर उम्र का लंबा चौड़ा तंदुरुस्त और बड़ा दबंग आदमी था। वह एक हल्के नीले रंग का सूट पहने था। वह ऊंची एड़ी का सफ़ेद रंग का बड़ा कीमती जूता पहने था और उसकी पतलून की मोरी के नीचे से सूट के रंग से मैच करती हल्के नीले रंग की जुराबें झलक रही थी। उसकी टाई में हीरा जड़ा टाई पिन लगा हुआ था और उसके बाएं हाथ की एक उंगली में एक चांदी की अंगूठी मौजूद थी जिसमें कि एक बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत लाल रंग का पत्थर जड़ा हुआ था। उसका तनिक बढ़ा हुआ पेट और कनपट्टियों के पास बालों की सफ़ेदी, ये केवल दो बातें ही उसकी उम्र की चुगली कर रही थी। उसने सुनील से हाथ मिलाया। तशरीफ़ रखिए। वह बैठ गया। रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि आप हमारे अखबार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मिलना चाहते थे। जी हाँ, मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। मैं ब्लास्ट का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। क्या मैं चलूँगा? जी हाँ, क्यों नहीं। तो फरमाइए। मेरा नाम इंद्र कुमार है। मैं विशालगढ़ से आया हूँ। मैं यहाँ के भारत बैंक का मैनेजर हूँ। अखबार के दफ्तर में आना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हुआ है क्योंकि आपके शहर की पुलिस मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कैसी बात? वही बताने जा रहा हूँ। इंद्र कुमार ने अपने कोट की भीतरी जेब से एक अखबार की कटिंग निकाली और उसे फैलाकर सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने देखा, वह एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। उसके चेहरे पर ताजे खिले गुलाब की सी ताजगी थी और उसका जिस्म सांचे में ढला महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में 1000 वॉट के बल्ब जैसी चमक थी और भविष्य के बेशुमार सुनहरे सपनों का प्रतिबिंब था। यह कोई फिल्म अभिनेत्री है? सुनील ने पूछा। है नहीं, लेकिन होना चाहती थी, इंद्र कुमार बोला। इसी वजह से इसके साथ धोखा हुआ, इसे बरगलाया गया और पता नहीं क्या अंजाम हुआ बेचारी का। किस्सा क्या है? इस लड़की का नाम अंजना है, अंजना मलिक। यह मेरे बैंक में स्टेनो थी। बेचारी का दीन दुनिया में कोई नहीं था। मैंने ही उसे बैंक में किसी प्रकार भर्ती किया था। मेरी आयु 42 साल है। मैं अभी तक अविवाहित हूँ और मैं निकट भविष्य में अंजना से शादी करने का इरादा रखता था। अंजना की उम्र कितनी है? वह एक क्षण हिचकिचाया और बोला, 24। वह भी आपसे शादी करने का इरादा रखती थी? वह फिर हिचकिचाया और फिर तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला, कोई एकदम साफ बात तो नहीं हुई थी। मैंने उसे एक आध बार संकेत दिया था तो उसने इनकार भी नहीं किया था। मेरे उस पर बहुत एहसान थे। वह मेरी बहुत इज्जत करती थी। मैं पैसे वाला आदमी हूँ। विशालगढ़ में मेरा बहुत रुतबा है। उम्र के फ़र्क के अलावा मेरे में ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसे नागवार गुजरती। इसलिए मेरा ख्याल था कि वह मुझसे शादी करना ज़रूर स्वीकार कर लेती। खैर, आगे बढ़िए। एक रोज़ विशालगढ़ से छपने वाले अखबार विशालगढ़ एक्सप्रेस में एक विज्ञापन छपा कि यहाँ की कोई फिल्म कंपनी अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन का काम करने के लिए एक नई लड़की की तलाश में थी। विज्ञापन के साथ साथ ही फिल्म कंपनी का एक प्रतिनिधि विशालगढ़ में प्रकट हुआ। उसका नाम कृष्ण बिहारी लाल था। विज्ञापन के अनुसार अभिनेत्री बनने की इच्छुक लड़कियों को आवेदन पत्र उसको देना था और उसे ही अमिताभ बच्चन के काबिल हीरोइन का अंतिम चुनाव करना था। फिल्मी दुनिया की चमक दमक से प्रभावित जिन सैकड़ों लड़कियों ने आवेदन पत्र भेजे, उनमें अंजना भी थी। किसी ने यह पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या कृष्ण बिहारी लाल वाकई फिल्म का आदमी था और क्या उसे ऐसा कोई चुनाव करने का अधिकार था? मैंने की थी। मैंने यहाँ उस फिल्म कंपनी को फ़ोन करके कृष्ण बिहारी लाल के बारे में पूछा था जिसकी तरफ से कि वह विज्ञापन अखबार में छपा था। मुझे बताया गया था कि कृष्ण बिहारी लाल उनका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था और उस कंपनी को वाकई एक ऐसी नई लड़की की तलाश थी जो अमिताभ बच्चन जैसे चोटी के अभिनेता के साथ हीरोइन जम सके। IC, यानी कि वह कोई फ्रॉड नहीं था। फ्रॉड तो वह था, लेकिन वह बड़ा ढका छुपा, आसानी से न समझ में आने वाला फ्रॉड था। क्या हुआ था? कृष्ण बिहारी लाल ने विशालगढ़ की सैकड़ों लड़कियों के इंटरव्यू लिए और सैकड़ों लड़कियों में से अंजना मलिक को चुना। अंजना मलिक के बारे में स्थानीय अखबारों में लेख छपे। उसकी विभिन्न पोशाकों में कई तस्वीरें छपी और जिस समारोह में उसे कई प्रत्याशियों में से विजेता घोषित किया गया, उसकी अध्यक्षता स्वयं विशालगढ़ के मेयर ने की। उस वक्त तो कहीं किसी फ्रॉड
या शरारत की गुंजाइश ही दिखाई नहीं दे रही थी। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में यह हुआ कि कृष्ण बिहारी लाल अंजना को विशालगढ़ से अपने साथ ले गया और उस दिन के बाद से आज का दिन है। विशालगढ़ में किसी को अंजना की खोज खबर नहीं लगी है। यानी कि वह अभिनेत्री न बन सकी? हाँ, बन सकी होती तो हमें उसकी खोज खबर जरूर लगती। अंजना कब से गायब है? कोई 2 महीने से। कृष्ण बिहारी लाल उसे विशालगढ़ से यहाँ लाया था? हाँ, वह फिल्म कंपनी जिसने कई अभिनेत्रियों के लिए अखबार में विज्ञापन दिया था यहीं की है। आपने उस फिल्म कंपनी से पूछताछ नहीं की? की थी। उन लोगों ने स्वीकार किया था कि कृष्ण बिहारी लाल उनका जनसंपर्क अधिकारी था, लेकिन अंजना के बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। उनके कथनानुसार अंजना जैसी लड़कियां चुनी जा सकने के बाद भी जरूरी नहीं होता था कि अभिनेत्री बन जाएं। कुछ स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाती थी, कुछ की रिकॉर्डिंग में आवाज़ ठीक नहीं आती थी और कुछ किसी और न समझ में आने वाली वजह से रिजेक्ट कर दी जाती थी। यहाँ आप कृष्ण बिहारी लाल से मिले? नहीं, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिल पाया। मुझे यह मालूम नहीं हो पाया कि राजनगर में वह कहाँ रहता है। और अंजना की भी कोई खोज खबर आपको नहीं लगी? नहीं लगी। आप यहाँ अखबार के दफ्तर में क्यों आए? मैंने कहा ना कि पहले मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, लेकिन वहाँ किसी ने ढंग से मेरी बात भी सुनना गवारा नहीं किया था। वे लोग कहते हैं कि कृष्ण बिहारी लाल के खिलाफ कोई केस दर्ज करने की मुनासिब बुनियाद उसको दिखाई नहीं देती। अगर एक बालिग लड़की स्वेच्छा से अभिनेत्री बनने की नीयत से उसके साथ चली गई थी तो इसमें पुलिस क्या कर सकती थी? हाँ, अगर मैं यह कहूँ कि कृष्ण बिहारी लाल ने लड़की का कत्ल कर दिया था या उसे जबरन कहीं रखा हुआ था तो वे कुछ कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी मुझसे दरकार था कि मैं इस धारणा की पुष्टि के लिए कोई सबूत पेश करता। मेरा निजी ख्याल यह है कि कृष्ण बिहारी लाल स्टारडम का लालच देकर भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें खराब करने का, उन्हें ठगने का कोई रैकेट चला रहा है। आप लोग चाहें तो अपने अखबार के माध्यम से उस रैकेट का पर्दाफाश कर सकते हैं और पुलिस को इस ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम ऐसी कोई बात खामखा कैसे छाप सकते हैं? हम बिना सबूत ऐसी कोई बात छापेंगे तो झमेले में नहीं फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है तो आप इस रैकेट की जाती तौर पर छानबीन तो कर सकते हैं। पुलिस को यह भी करने को तैयार नहीं। सुनील विचारपूर्ण स्वर में बोला। कुछ क्षण खामोशी रही। उस फिल्म कंपनी का क्या नाम है जिसका कि कृष्ण बिहारी लाल जनसंपर्क अधिकारी बताया जाता है? अंत में सुनील ने पूछा। ग्लोब पिक्चर्स। विशालगढ़ में आपने कृष्ण बिहारी लाल को देखा था? हाँ, कई बार। उसका हुलिया बयान कर सकते हैं आप? इंद्र कुमार ने उसका हुलिया बयान किया। सुनील ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और रेणु से यूथ क्लब का नंबर मांगा। फिर उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और नंबर मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद जब रमाकांत लाइन पर आया तो सुनील मीठे स्वर में बोला, जाग गए मोहन प्यारे? हाँ, जाग गया। रमाकांत की आवाज़ आई। बोलो। एक काम है। वह तो होगा ही, मामूली। तुम्हारे सारे काम शुरू में मामूली ही होते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो जाता है कि जेल जाने की नौबत आ जाती है। इस बार ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। बोलो, क्या काम है? एक आदमी का और एक लड़की का पता लगाना है। दोनों राजनगर में ही हैं। उम्मीद तो यही है। आदमी कौन है? नाम कृष्ण बिहारी लाल है। वह स्थानीय फिल्म कंपनी ग्लोब पिक्चर्स का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और टैलेंट स्काउट है। हाल में वह एक नई अभिनेत्री की तलाश के सिलसिले में विशालगढ़ गया था और वहां से अंजना मलिक नाम की एक लड़की को चुनकर यहाँ लाया था। कृष्ण बिहारी लाल एक 50 साल से ऊपर का ठिगना मोटा आदमी है। उसके सिर के बाल लगभग सफ़ेद हैं और मूछें अधपकी हैं। उसके दाएं गाल पर आँख के नीचे एक बड़ा सा मस्सा है। और लड़की? नाम अंजना मलिक बताया है। लड़की खूब लंबी, ऊंची और बेहद खूबसूरत है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि कृष्ण बिहारी लाल उसे विशालगढ़ में आयोजित एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में चुनकर लाया था। उम्र 24 साल है। मैं तुम्हें उसकी अखबार में छपी एक तस्वीर की कटिंग भिजवा दूंगा। अच्छा, लगता है कि लड़कियों को अभिनेत्री बनाने का लालच देकर फुसलाना कृष्ण बिहारी लाल का धंधा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। जो कुचक्र अंजना मलिक को फांसने के लिए उसने विशालगढ़ में रचा था वह मुमकिन है
उसने और शहरों में भी रचा हो। यह बात भी कृष्ण बिहारी को और उस लड़की को टटोलने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, थैंक यू रमाकांत, लेकिन नकदऊ? सुनील ने धीरे से रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। ये रमाकांत कौन साहब है? इंद्र कुमार ने पूछा। मेरे दोस्त हैं, यहाँ की यूथ क्लब के मालिक हैं। उनके ऐसे साधन हैं कि वे चाहें तो राजनगर में किसी को तलाश करवा सकते हैं, लेकिन मैं तो कृष्ण बिहारी लाल को तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका। आपकी बात और है, आप इस नगर में परदेसी हैं, लेकिन ये रमाकांत यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। आप विश्वास जानिए, वह कृष्ण बिहारी लाल को जरूर तलाश कर लेगा, और अंजना को भी, उसे भी। अगर आपके दोस्त कृष्ण बिहारी लाल के खिलाफ कोई ऐसा सबूत हासिल कर सके जिससे कि उसके फ्रॉड की पोल खुल सकती हो और जिसके दम पर उसे जेल की हवा खिलाई जा सकती हो, तो आपके दोस्त इस सेवा की जो कीमत चाहें मैं अदा कर सकता हूँ। इस बारे में हम फिर बात करेंगे, सुनील बोला। पहले आप एक दो बातें और बताइए। पूछिए। यह तस्वीर जाहिर है कि आपने अखबार में से काटी है। सुनील अंजना की तस्वीर की ओर संकेत करता हुआ बोला। ऐसी और भी सामग्री आपके पास है? ढेरों, इंद्र कुमार बोला। इस संदर्भ में उन दिनों विशालगढ़ के अखबारों में छपी कटिंग से भरा एक पूरा ब्रीफकेस मेरे पास मौजूद है। कहें तो अभी ले आऊं? आप वह ब्रीफकेस अपने साथ यहाँ लाए हैं? हाँ, वह मेरे होटल के कमरे में मौजूद है। मैं अभी जाने दीजिए। दोबारा कभी आएं तो उसे लेते आइएगा। ठीक है। राजनगर में आप कहाँ ठहरे हुए हैं? एम्बेसडर में, कमरा नंबर 430 में। यह अंजना की तस्वीर की कटिंग मैं रख लूं? ज़रूर, शौक से। पुलिस हेडक्वार्टर में आप किससे मिले थे? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से। उसने आपकी कोई मदद करने से इनकार कर दिया था? हाँ, वह कहता था कि कोई केस बनता ही नहीं था। अंजना की मौजूदा हालात के बारे में आपकी निजी राय क्या है? मेरे ख्याल से तो कृष्ण बिहारी लाल ने उसे पूरी तरह बेवकूफ़ बनाकर छोड़ दिया होगा। उसने उसके पास जो रुपया पैसा था वह ठग लिया होगा और उसे धक्का दे दिया होगा। रुपया पैसा था उसके पास? उसके पास कम से कम 10,000 रुपये थे। इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए? इंद्र कुमार एक क्षण हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, मैंने दिए थे। क्यों? क्योंकि वह पराए शहर में जा रही थी और मैंने सोचा था कि उसे वहाँ रुपए पैसे की जरूरत पड़ सकती थी। तब आपने यह नहीं सोचा कि वह पैसा उससे कृष्ण बिहारी लाल ठग सकता था? नहीं, तब तो मुझे सारे सिलसिले में कहीं भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी थी। अंजना चरित्र की कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी। यानी कि वह ऐसी लड़की नहीं थी जो अभिनेत्री बनने के लालच में अपनी मान मर्यादा दांव पर लगा देती, जो अपना सर्वनाश करवाना गवारा कर लेती। सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी कि अगर कृष्ण बिहारी लाल ने उसे ऐसे किसी रास्ते पर लगाने की कोशिश की होगी तो वह नाकामयाब रहा होगा। यकीनन। आमतौर पर जो लड़कियां अभिनेत्री बनने के लिए तड़पड़ा रही होती हैं, वे अपनी ऐसी एक्सप्लॉयटेशन से ऐतराज नहीं करती, और लड़कियां नहीं करती होंगी, लेकिन अंजना ऐसी लड़की नहीं थी। आई सी। फिर तो कृष्ण बिहारी लाल की उसमें दिलचस्पी केवल उन 10,000 रुपयों की वजह से रही होगी जो कि उसके पास थे। हाँ, यानी कि इस सारे सिलसिले में अगर अंजना ने कुछ खोया होगा तो सिर्फ अपने 10,000 रुपये। हाँ, अगर ऐसी बात है तो वह वापस विशालगढ़ क्यों नहीं पहुंच गई? क्या पता क्यों नहीं पहुंची। विशालगढ़ से वह बहुत बाजे गाजे के साथ विदा हुई थी। तब तो वहां के लोगों को लग रहा था कि अब वह अमिताभ बच्चन के साथ सिनेमा के पर्दे पर ही दिखाई देगी। अब जबकि हकीकत वह कुछ भी न बन सकी, तो शायद इसी शर्म और तौहीन के एहसास में वह अपने शहर वापस न लौट पा रही हो, या शायद उसकी कोई मजबूरी उसे यहाँ रोके हुए हो, या शायद कोई और वजह हो। आपके ख्याल से होगी वह राजनगर में ही, और कहाँ जाएगी वह? आप कहते हैं वह अनाथ लड़की है। हाँ, यानी आपके नगर में उसके हिताहित में दिलचस्पी रखने वाला और कोई आदमी नहीं? इंद्र कुमार ने उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, सुनील जिद भरे स्वर में बोला। एक आदमी और है, इंद्र कुमार धीरे से बोला। कौन? उसका नाम अनिल बहल है। वह विशालगढ़ में PWD में इंजीनियर है, मामूली हैसियत का आदमी है। उसकी अंजना में क्या दिलचस्पी है? वह अंजना से मोहब्बत का दम भरता है। और अंजना? मेरे ख्याल से अंजना की उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं, लेकिन आप में है। इंद्र कुमार ने उत्तर नहीं दिया। अनिल बहल कैसा आदमी है? नौजवान है,
खूबसूरत है, आधुनिक है, लेकिन मामूली हैसियत का आदमी है। यानी कि वह आप जितना पैसे वाला साधन संपन्न नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। अंजना की हिताहित की चिंता आपने की, उसकी तलाश में आप राजनगर पहुंचे। अगर आपके कथनानुसार अनिल बहल अंजना की मोहब्बत का दम भरता है, तो अंजना की चिंता उसने क्यों नहीं की? उसकी तलाश में वह क्यों नहीं आया? वह भी आया है, इंद्र कुमार धीरे से बोला। ओह, आई सी। यानी कि उसके यहाँ आने की वजह से ही आपको भी अंजना की तलाश में यहाँ आना सूझा। गलत, मेरी वजह से अनिल बहल को यहाँ आना सूझा है। बहरहाल इस वक्त वह भी इसी नगर में है। हाँ, और वह भी पुलिस हेडक्वार्टर गया था, लेकिन वहाँ से उसे भी वही जवाब सुनने को मिला था जो कि मुझे। आपका अनिल बहल से परिचय है? हाँ, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। इसलिए क्योंकि वह उस लड़की से मोहब्बत का दम भरता है जिससे कि आप शादी करना चाहते हैं। इन बातों का अंजना की तलाश या कृष्ण बिहारी लाल की करतूतों से कोई रिश्ता नहीं, वह रूखे स्वर में बोला। अंजना की तलाश के पीछे और कृष्ण बिहारी लाल को जेल भिजवाने की कोशिश के पीछे आपका मकसद क्या है? क्या यह बताना अभी बाकी है? इंद्र कुमार हैरानी से बोला। अंजना मेरे बैंक में कर्मचारी है, मैं एक तरह से उसका सरपरस्त हूँ। मैं उससे शादी करने का इरादा रखता हूँ। इन हालात में उसकी चिंता करना क्या मेरा फर्ज नहीं? यह तो आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मुमकिन यह भी है कि आप जो कुछ कर रहे हैं शायद इसलिए कर रहे हों कि अंजना आपका एहसान माने कि उसकी खातिर जो कुछ किया आपने किया, किसी अनिल बहल जैसे मामूली हैसियत के आदमी ने नहीं किया। मिस्टर सुनील, ओके, आई डिड नॉट मीन एनी ऑफेंस। इंद्र कुमार ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर कुछ सोचकर होठ खींच लिए। ओके मिस्टर इंद्र कुमार, सुनील पटाक्षेप करने के अंदाज में बोला। अगर स्टारडम का लालच देकर भोली भाली नादान लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने का कोई रैकेट राजनगर में चल रहा है तो ब्लास्ट उसकी पोल जरूर खोलेगा। हम न केवल ऐसे किसी स्टंट से जनता को सावधान करेंगे, बल्कि पुलिस को भी मजबूर करेंगे कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत कोई एक्शन ले। थैंक यू, यही मैं सोचता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ। उसने सुनील की तरफ हाथ बढ़ाया। सुनील ने उठकर उससे हाथ मिलाया। मैं आपसे फिर मिलूंगा, इंद्र कुमार बोला। जरूर, सुनील बोला। इंद्र कुमार वहां से विदा हो गया। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। सौभाग्यवश इंस्पेक्टर प्रभुदयाल उस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर के अपने कमरे में मौजूद था। आओ, प्रभुदयाल उसे देखकर बोला। किसी के कत्ल की खबर देने आए हो? नहीं, सुनील बड़ी सादगी से बोला। मैं किसी और सिलसिले में यहाँ आया हूँ। बैठो। सुनील प्रभुदयाल की मेज के सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। क्या किस्सा है? प्रभुदयाल बोला। किस्सा अंजना मलिक नाम की उस लड़की का है जिसे हीरोइन बनने का लालच देकर कृष्ण बिहारी लाल नाम का एक आदमी विशालगढ़ से यहाँ ले आया था। तुम्हारी इस मामले में क्या दिलचस्पी है? जिस आदमी को इस सिलसिले में पुलिस का सहयोग अस्वीकार हो गया था, वह हमारे अखबार के दफ्तर में पहुंच गया था। ऐसे किसी घोटाले वाले सिलसिले में ब्लास की दिलचस्पी पैदा हो जाना स्वाभाविक था। अंजना मलिक के बारे में यहाँ दो आदमी आए थे, पहले कोई इंद्र कुमार और फिर कोई अनिल बहल। तुम्हारा अखबार के दफ्तर में इन दोनों में से कौन पहुंचा था? इंद्र कुमार। लेकिन तुमने तो उन दोनों को ही एक ही जवाब दिया था ना कि इस बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। हमने चाहे उन दोनों को टाल दिया था, लेकिन हमने फिर भी ग्लोब पिक्चर्स की और उनके कृष्ण बिहारी लाल की खोज खबर ली थी। रिपोर्टर साहब, उस सारे सिलसिले में प्रत्यक्षता फ्रॉड वाली कोई बात नहीं दिखाई देती। ग्लोब पिक्चर्स ने अपने जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण बिहारी लाल के माध्यम से अंजना मलिक से 20,000 रुपये महीना तनख्वाह पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त यह थी कि लड़की स्क्रीन टेस्ट में और साउंड टेस्ट में पास हो, जिसमें कि उन लोगों के कथनानुसार वह पास न हो सकी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कहानी खत्म। लेकिन फिर लड़की कहाँ गई? उन्हें नहीं मालूम। वे कहते हैं जब उसे उन लोगों की तरफ से जवाब मिल गया था तो वह स्टूडियो से चली गई थी और दोबारा कभी स्टूडियो में वापस नहीं लौटी थी। लेकिन वह घर भी तो नहीं लौटी। भाई साहब, वह लड़की हीरोइन बनने का अरमान लेकर अपने घर से आई थी। इस जगह मायूसी हासिल होने के बाद जरूरी नहीं कि उसने अपने उस अरमान से किनारा कर लिया हो। मेरा ख्याल यही है कि वह यहीं होगी
और स्वतंत्र रूप से फिल्मों में पर्दा अर्पण करने का कोई मौका हासिल करने की कोशिश कर रही होगी। यानी कि कृष्ण बिहारी लाल नाम के उस ठग के खिलाफ कोई एक्शन होने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन उस जैसा आदमी किसी कानूनी चक्कर में आ सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मैं इंसानियत की उस किस्म को बुनियादी तौर से नापसंद करता हूँ। इस नगर में फिल्म कैरियर का झांसा देकर और फिल्मी ग्लैमर के सब जवाब दिखाकर कितनी लड़कियां खराब की जाती हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। कृष्ण बिहारी लाल जैसे लोग इतने चालाक भी होते हैं कि कानून की पकड़ में आने से हमेशा बचे रहते हैं। सुनील, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि हमें कानून की जद में रहकर काम करना पड़ता है, लेकिन तुम तो अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझते हो। तुम क्यों नहीं करते कुछ इस बारे में? मैं क्या करूं? तुम कृष्ण बिहारी लाल की ऐसी तैसी करने का सामान करो, यानी कि अपने लिए मुसीबत का सामान करूं। मैं उसके खिलाफ कोई अपनी तरह का कदम उठाऊं, वह हाहाकार करता हुआ पुलिस के पास पहुंच जाए और तुम मुझे पकड़कर अंदर कर दो। यह तो होम करते हाथ जलने वाली बात हो गई। मैं यूं अपना पुलंदा क्यों बंधवाऊं? तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? तुम अगर कृष्ण बिहारी लाल को तलाश कर लो तो उससे यह कबुलवा सकते हो कि वह धोखाधड़ी और फ्रॉड का ऐसा कोई भ्रष्ट धंधा करता है। सरासर कबुलवा सकता हूँ, लेकिन कानूनी तौर तरीकों से नहीं, सुनीलियन तरीकों से। मैं उसके मुंह से कहलवा सकता हूँ कि वह लड़कियों को स्टार बनाने का झांसा देकर उन्हें ठगता है और उन्हें खराब करता है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरी तरफ से तुम्हें उसके खिलाफ कोई भी तरीका इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त है। चाहे मैं उसकी एक आध हड्डी पसली तोड़ दूं, चाहे तुम उसकी एक आध दर्जन हड्डी पसलियां तोड़ दो। कमाल है। कमाल कोई नहीं है। महापुरुषों ने कहा है, षट शाठ्यम समाचरेत। बदमाश के साथ बदमाश जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो और मेरी तरफ से ऐसा करने की तुम्हें पूरी इजाज़त है। सच कह रहे हो? हाँ, अगर निकट भविष्य में वह कृष्ण बिहारी लाल नाम का आदमी अपने साथ हुई किसी जाति की रिपोर्ट करने हमारे पास आया तो हमारे से उसे कोई हमदर्दी हासिल नहीं होगी। उल्टे हम उसे ही दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि उसी ने कोई बेजा हरकत की होगी। वाह इंस्पेक्टर साहब, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। आज तो तबीयत खुश कर दी तुमने। प्रभुदयाल मुस्कुराया। ओके, सुनील उठता हुआ बोला। अब देखना सुनील खलीफा कैसे खींचकर तान कर बांधते हैं और फिर पुलिस की गोद में जाकर गिरने के लिए ढीला छोड़ते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सुनील बोला। उसने प्रभुदयाल से हाथ मिलाया और दृढ़ कदमों से चलता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया। तभी सुनील को गलियारे में एक युवक दिखाई दिया। वह प्रभुदयाल के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस थमा हुआ था। वह समीप आया तो उसने देखा कि ब्रीफकेस पर लिखा था PWD विशालगढ़। सुनील ने उसकी तरफ से निगाह हटा ली और गलियारे में आगे बढ़ गया। वह युवक प्रभुदयाल के कमरे में दाखिल हो गया। सुनील ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। वहां पर एक कोने में पब्लिक टेलीफोन बूथ मौजूद था। सुनील उसमें दाखिल हो गया। उसने प्रभुदयाल का नंबर डायल किया। संपर्क स्थापित होते ही उसने कॉइन बॉक्स में अठन्नी डाली और बोला, प्रभु, अभी जो आदमी तुम्हारे कमरे में मौजूद है, क्या वह अंजना मलिक की तलाश में विशालगढ़ से आया अनिल बहल है? हाँ, प्रभुदयाल बोला। अब क्या चाहता है वह? वही जो पहले चाहता था। थैंक यू। उसने रिसीवर रख दिया और बूथ के बाहर निकल आया। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और लॉबी में टहलने लगा। कोई 10 मिनट बाद वही PWD वाले ब्रीफकेस वाला युवक लॉबी में प्रकट हुआ। सुनील लपक कर उसके पास पहुंचा और मीठे स्वर में बोला, एक्सक्यूज मी, आपका नाम अनिल बहल है? उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा और फिर उलझनपूर्ण स्वर में बोला, हाँ, आप कैसे जानते हैं? इत्तेफाक से। सुनील अपनी जेब से अपना एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे थमाता हुआ बोला, मेरा नाम सुनील है, मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। मुझे मालूम है कि अपने शहर की अंजना मलिक नामक लड़की की तलाश के लिए आप बड़े व्यग्र हैं और इसीलिए यहाँ के पुलिस अधिकारियों के कई चक्कर काट रहे हैं। आपको कैसे मालूम है? बस है मालूम। आपको ज़रूर इंद्र कुमार ने बताया है। यहाँ से निराश होकर वह किसी अखबार के दफ्तर में गया था। वह ज़रूर आप ही के अखबार के दफ्तर में गया होगा। आपको कैसे मालूम? मैं आप ही का जवाब आपको दे रहा हूँ।
बस है मालूम। देखिए, कृष्ण बिहारी लाल अगर धोखाधड़ी का कोई रैकेट चला रहा है तो उसको एक्सपोज करने में हमारी भी दिलचस्पी है। ऐसे किसी आदमी का पर्दाफाश करना हम पब्लिक सर्विस समझते हैं, इसलिए हम आपसे भी हर उस मदद की अपेक्षा करते हैं जो कृष्ण बिहारी लाल को फंसवाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। भाई साहब, मैं मदद देने की नहीं, मदद हासिल करने की स्थिति में हूँ। एकाएक उसके स्वर में आर्द्रता आ गई। मुझे कृष्ण बिहारी लाल की उतनी तलाश नहीं है जितनी अंजना की तलाश है। अगर आपके हाथ अंजना की कोई खबर लग जाए तो क्या आप वह खबर मुझे भी करने की मेहरबानी मुझ पर करेंगे? चलिए, ऐसे ही सही। राजनगर में आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं कमर्शियल स्ट्रीट में स्थित प्रकाश होटल में हूँ। ठीक है, अगर हमें अंजना का कुछ पता लगा तो मैं आपको खबर करूँगा। उसने अनिल बहल से हाथ मिलाया और उससे अलग हो गया। एक स्कूटर पर सवार होकर वह ब्लास्ट के ऑफिस तक पहुंचा। अपने कैबिन में पहुंचते ही उसने सबसे पहले रमाकांत को फोन किया। क्या खबर है? रमाकांत के लाइन पर आते ही सुनील ने पूछा। यह नकदऊ का जिक्र आते ही तुमने टेलीफोन क्यों बंद कर दिया था? रमाकांत नाराज स्वर में बोला। मैंने नहीं किया था, लाइन कट गई थी। यह रेणु की बच्ची बोर्ड ऑपरेटर करने में हमेशा कोई न कोई गड़बड़ कर देती है। अनजाने में मेरी लाइन का प्लग निकाल दिया होगा कमबख्त ने। मैं आज ही मालिक साहब से बात करके इसे चार्जशीट दिलवाता हूँ। बको मत, अब बोलो, नकदऊ का क्या इंतजाम है? वह मैं क्लब में आकर बोलूँगा। पहले तुम बोलो, क्या खबर है? कृष्ण बिहारी लाल की क्या खोज खबर है? खोज खबर लग रही है, शाम तक इंतज़ार करो। आज शाम 8 बजे तक मैं उसकी पूरी जन्म कुंडली तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, हो सका तो उससे भी पहले। फिलहाल क्या पता लगा है? फिलहाल यह पता लगा है कि टैलेंट कॉन्टेक्ट का वैसा ही स्टंट कृष्ण बिहारी लाल विश्वनगर में भी रच चुका है। वहाँ भी अखबारों में संजीव कुमार के साथ काम करने के लिए नई हीरोइन की तलाश का विज्ञापन छपा था, जिसके जवाब में वहाँ की सैकड़ों लड़कियों ने अपने आवेदन पत्र कृष्ण बिहारी लाल को भेजे थे। वहाँ भी वह ग्लोब पिक्चर्स का ही प्रतिनिधित्व कर रहा था और बाकी का तमाम सिलसिला भी वैसा ही था जैसा तुमने विशालगढ़ का बताया है। वहाँ किसको फंसा था उसने? लवलीन प्रभा नाम की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को। लड़की उसके साथ ही राजनगर आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गई थी। वह तो होना ही था उसने। आजकल कहाँ है वह? यहीं राजनगर में ही है। उसका पता हमें मालूम हो गया है। वह लिंटन रोड पर स्थित बंसल लॉज के 15 नंबर फ्लैट में रहती है। फ्लैट में टेलीफोन है और उसका नंबर है 221204। इस वक्त वह अपने फ्लैट में नहीं है, लेकिन मेरे आदमी उससे संपर्क स्थापित करने की मुतवातर कोशिश कर रहे हैं। हमें यह पक्की खबर लगी है कि वह अभी भी कृष्ण बिहारी लाल के संपर्क में है और उसे मालूम है कि वह कहाँ रहता है। मेरे आदमियों का कहना है कि 8 बजे तक लवलीन प्रभा से संपर्क स्थापित हो जाने की पूरी संभावना है, इसलिए तब तक इंतजार करो। लेकिन इस लवलीन प्रभा से कृष्ण बिहारी लाल का पता हासिल होने की पूरी गारंटी है ना? हाँ, लेकिन प्यारो, कृष्ण बिहारी लाल का पता हासिल हो जाने के बाद तुम्हारा इरादा क्या है? उसका पुलंदा बांधने का इरादा है। अगर तुम न बांध सके उसका पुलंदा, अगर वह तुमसे तगड़ा आदमी निकला, वह 50 से ऊपर का आदमी है, मेरे से तगड़ा कैसे हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, अगर वह मुझसे तगड़ा हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। आज शाम 8 बजे उपलब्ध रहना, कहीं गायब मत हो जाना। अगर तुमने उसके साथ कोई फौजदारी करने की कोशिश की तो वह तुम्हें गिरफ्तार करवा देगा। कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? यह कोतवाल तुम्हारे सैया कब से भय? हाल ही में भय हैं, टेम्परेरी, केवल कृष्ण बिहारी लाल के मामले में। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। छोड़ो, फिर समझाऊंगा। सुनील ने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख दिया। तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर दोबारा उठाया। इंद्र कुमार का फोन था। मिस्टर सुनील, वह बोला, कुछ पता लगा? हाँ, सुनील बोला, हालात बड़े आशाजनक हैं। आज रात 8 बजे तक मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण बातें मालूम होने की उम्मीद है। सुनो, तुम 8:15 बजे के करीब यहाँ मेरे ऑफिस में आ जाना और अपने साथ वह ब्रीफ केस लाना न भूलना जो तुम्हारे कथनानुसार अंजना मलिक से संबंधित टैलेंट कॉन्टेस्ट की कटिंग से भरा पड़ा है। और 8:15 से पहले यहाँ मत आना, क्योंकि इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूँगा। तुम्हें कृष्ण बिहारी लाल का पता मालूम हो गया?
अभी नहीं। और अंजना का? उसका भी नहीं। अब रात को मुलाकात होगी। नमस्ते। सुनील ने फ़ोन रख दिया। वह केबिन से निकला। नीचे ब्लास्ट की इमारत के सामने एक पनवाड़ी की दुकान थी। वही एक दुकानदार था जो लक्की स्ट्राइक सिगरेट रखता था। सुनील ने उससे एक पैकेट लिया। सुनील बाबू, पनवाड़ी बोला, आज सुबह कोई साहब आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे, जो नीले रंग का सूट पहने थे और जो लाल पत्थर वाली चांदी की अंगूठी पहने थे। सुनील ने पूछा। हाँ वही, मैं मिल लिया उनसे। अच्छा, आपके बारे में बहुत सवाल कर रहे थे वे मुझसे। 15 पैसे का सिगरेट लिया और 15 मिनट मेरा दिमाग चाटा। सुनील हंसा। रात को जब सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में वापस लौटा, उस वक्त 8 बज चुके थे। इंद्र कुमार रिसेप्शन पर बैठा था। तुम जल्दी आ गए, सुनील उसे देखकर बोला। मैंने तुम्हें 8:15 बजे आने के लिए कहा था। इत्तेफाक से जल्दी आ गया, इंद्र कुमार संकोचपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन अगर 8:15 तक तुम्हें कोई खास काम है तो मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी हाजिर होता हूँ। इंद्र कुमार ने सहमति से सिर हिला दिया। सुनील अपने केबिन में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाकर उसके छोटे छोटे कश लगाने लगा। ठीक 8:10 पर टेलीफोन की घंटी बजी थी। उसने झपट कर रिसीवर उठाया। रमाकांत का फोन था। कृष्ण बिहारी लाल का पता मालूम हुआ? सुनील ने व्यग्र स्वर में पूछा। हाँ, जैसा कि हमने सोचा था। लवलीन प्रभा को उसका पता मालूम था। उसके अपने फ्लैट पर लौटते ही हमें कृष्ण बिहारी लाल का पता मालूम हो गया। और सुनील, हमें कुछ ऐसी बातें भी मालूम हुई हैं जो उसकी लड़की बरगलाने के पूरे स्टंट का भांडा फोड़ सकती हैं और उसे सीधा जेल भिजवा सकती हैं। वह तो ग्लोब पिक्चर्स वालों को भी अपने धोखाधड़ी के खेल में इस्तेमाल कर रहा है। वेरी गुड। कहाँ रहता है वो? सुभाष मार्ग की 248 नंबर इमारत में। उसके फ्लैट का नंबर है 22 और वह फ्लैट 3री मंजिल पर है। इस वक्त तुम कहाँ से बोल रहे हो? सुभाष मार्ग के मोड़ से। तुम वहीं रहना, मैं 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। ठीक है। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील अपने केबिन से बाहर निकला और एक और रेलिंग लगे गलियारे में चलता हुआ वापस रिसेप्शन पर पहुंचा। इंद्र कुमार रिसेप्शन डेस्क पर स्विच बोर्ड के पास खड़ा जम्हाइयाँ ले रहा था। उसने आशापूर्ण नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। वह अखबारों की कटिंग्स वाला ब्रीफकेस कहाँ है? सुनील ने पूछा। हे भगवान, इंद्र कुमार यूं आतंकित स्वर में बोला जैसे अभी की भूली बात याद आई हो। वह तो मैं लाना भूल गया। वह तो मेरे होटल के कमरे में ही रह गया। अच्छे आदमी हो, और मैंने तुम्हें खास कर कहा था कि वह ब्रीफकेस तुम्हें यहाँ लाना था। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। 15 मिनट टैक्सी पर होटल जाने में लगेंगे और 15 मिनट वापस लौटने में। ठीक है। तुम्हें कोई नई बात पता लगी? तुम होटल से होकर आओ, फिर बात करेंगे। लेकिन मैं यह जानने को बहुत उत्सुक हूँ कि अंजना का कुछ पता लगा या नहीं। तुम होकर तो आओ। ओके, मैं होटल पहुँचकर भी तुम्हें फ़ोन करूँगा। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। इंद्र कुमार दरवाजे की तरफ घूमा, ठिठका, वापस सुनील की तरफ घूमा और बोला, एक बात बताओ। पूछो। सुनील तनिक तीखे स्वर में बोला। अभी अनिल बहल से तो तुम्हारा टकराव नहीं हुआ? हुआ है। वह मुझे पुलिस हेडक्वार्टर पर मिला था। मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। क्या? अगर तुम्हें कृष्ण बिहारी लाल का पता मालूम हो जाए तो वह पता तुम अनिल बहल को हरगिज़ न बताना। क्यों? सुनील के माथे पर बल पड़ गए। वह बड़े उग्र स्वभाव का आदमी है और अंजना के साथ जो कुछ भी हुआ है वह उसके लिए कृष्ण बिहारी लाल को जिम्मेदार मानता है। अगर कृष्ण बिहारी लाल अनिल बहल के हाथ लग गया तो अनिल बहल उसके हाथ पांव तोड़े बिना नहीं मानेगा। ओह ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू, इंद्र कुमार बोला और लंबे डग भरता हुआ वहां से विदा हो गया। सुनील ने घड़ी पर निगाह डाली। 8:23 हुए थे। सुभाष मार्ग के मोड़ पर एक लैंप पोस्ट के नीचे रमाकांत खड़ा था और सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था। सुनील ने टैक्सी उसके समीप रुकवाई और बाहर निकला। आओ प्यारो, रमाकांत बोला। सुनील ने उससे हाथ मिलाया और पूछा, कृष्ण बिहारी लाल इस वक्त अपने फ्लैट में है, रमाकांत बोला। रमाकांत, घड़ी देख लो, मैं वहाँ जाता हूँ। मेरे जाने के ठीक 10 मिनट बाद तुम उसके फ्लैट में घुस आना। 10 मिनट बाद क्यों? मैं अभी तुम्हारे साथ क्यों न चलूं? मैं उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ना चाहता हूँ। पहले मैं वहाँ पहुँचकर
उस पर हावी होने की कोशिश करूँगा। 10 मिनट बाद जब मेरे हिमायती के तौर पर तुम आ जाओगे तो वह यही समझेगा कि अभी कोई और आने वाला होगा। इस प्रकार उसके कस बल जरूर निकल जाएंगे। लेकिन तुम उसे हैंडल कर तो लोगे? हाँ, सुनील विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वहां पहुंचने तक उसने तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर तुम्हें फ्लैट से बाहर रख के कूड़े के ड्रम में डाला हुआ हो। अजी, इतनी आफत नहीं आई हुई। मैं भी कोई कच्ची मिट्टी का बना हुआ नहीं हूँ। और फिर 10 मिनट की तो बात है। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। 248 नंबर इमारत यहाँ से कितनी आगे है? काफ़ी आगे है। पहचान के लिए याद कर लो कि उसके आगे लेटर बॉक्स लगा हुआ है और उसके सामने एक टी स्टॉल है। ओके। सुनील वापस टैक्सी में सवार हो गया। उसके आदेश पर टैक्सी सुभाष मार्ग पर दौड़ चली। थोड़ी देर बाद सुनील को लेटर बॉक्स दिखाई दिया, लेकिन उसने टैक्सी को 3-4 इमारतें आगे गुजर जाने दिया। उसने टैक्सी रुकवाई, मीटर देखा और फिर ड्राइवर की तरफ 10 का नोट बढ़ाता हुआ बोला, मीटर में अभी 8 रुपये बने हैं। यह 10 का नोट संभालो और यहीं मेरा इंतज़ार करो। मैं 10-15 मिनट में लौट आऊँगा। अगर मैं इतने अरसे में न लौटूं तो तुम चले जाना। ठीक है साहब, टैक्सी ड्राइवर आदरपूर्ण स्वर में बोला। सुनील टैक्सी में से निकला और वापस 248 नंबर इमारत की ओर बढ़ा। अभी वह इमारत से थोड़ा परे ही था कि एकाएक उसने एक अत्यंत खूबसूरत युवती को झपटकर इमारत के मुख्य द्वार से बाहर निकलते देखा। उसके नेत्र फैले हुए थे और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह एक सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद सैंडलें और एक भूरे रंग का फर के कॉलर वाला चमड़े का कोट पहने थी। एक क्षण के लिए युवती की निगाह सुनील की निगाह से मिली, लेकिन वह तुरंत परे देखने लगी और फिर लंबे डग भरती हुई सुनील की बगल से गुजर गई। सुनील कुछ क्षण उलझनपूर्ण भाव से उसकी दूर होती हुई पीठ को देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से इंद्र कुमार की दी हुई अखबार की वह कटिंग निकाली जिसमें अंजना मलिक की तस्वीर छपी थी। उसने गौर से उस तस्वीर का मुआयना किया, लेकिन वह सहज ही कोई फैसला न कर सका कि अभी अभी जो युवती उसकी बगल से गुजरी थी वह अंजना मलिक थी या नहीं। उसने कटिंग वापस अपनी जेब में रख ली और कंधे झटकता हुआ 248 नंबर इमारत में दाखिल हो गया। लॉबी में उसे एक छोटी सी लिफ्ट दिखाई दी। लिफ्ट का पिंजरा वहीं खड़ा था। वह उसमें सवार हुआ और तीसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने जंगला खोलकर अर्ध प्रकाशित गलियारे में कदम रखा। उसने एक क्षण दाएं बाएं निगाह फिराकर इस बात का अंदाजा लगाया कि 22 नंबर फ्लैट किधर होगा और फिर वह दाईं तरफ बढ़ा। फ्लैट का दरवाज़ा उसने बंद पाया। उसको चौखट में लगी कॉल बेल दिखाई दी। उसने उसका बटन दबाया। भीतर कहीं घंटी बजने की आवाज़ आई, लेकिन घंटी के जवाब में भीतर से कोई आहट सुनाई न दी। उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा की और फिर घंटी बजाई। जवाब नदारद। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब फिर भी नदारद। उसने एक बार खाली गलियारे में दाएं बाएं देखा और फिर नीचे झुककर चाबी के छेद में आंख लगा दी। उसे केवल इतना दिखाई दिया कि भीतर रोशनी थी। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया और उसे भीतर को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। सुनील ने झिझकते हुए भीतर कदम रखा। उसने स्वयं को एक सजे हुए ड्राइंग रूम में पाया। ड्राइंग रूम खाली था। ड्राइंग रूम में पड़ी सेंटर टेबल पर एक ऐश ट्रे के नीचे 2 कागज दबे हुए थे। उसने आगे बढ़कर वो कागज उठा लिए। उन 2 कागजों पर 2 टेलीफोन संदेश लिखे हुए थे जो कि शायद कृष्ण बिहारी लाल की गैर हाजिरी में आए थे और किसी ऐसे व्यक्ति ने सुने थे जिसके पास टेलीफोन था और जिसके साथ कृष्ण बिहारी लाल का कोई ऐसा इंतज़ाम था कि अगर उसकी गैर हाजिरी में उसके लिए कोई फ़ोन आए तो मैसेज नोट कर लिया जाए। उसके अपने फ्लैट में तो फ़ोन दिखाई दे नहीं रहा था। सुनील ने दोनों कागज़ों पर लिखे संदेश पढ़े। एक पर लिखा था, मिस्टर कृष्ण बिहारी लाल, कृपया आते ही 221204 पर अंजना मलिक को टेलीफोन करें, 6:05 शाम। दूसरे पर लिखा था, मिस्टर कृष्ण बिहारी लाल, लवलीन प्रभा को कह दीजिए कि अंजना 20-25 मिनट देर से आएगी, 8 बजे शाम। सुनील ने दोनों कागज यथास्थान रख दिए। बाईं ओर एक बंद दरवाज़ा था। उसने आगे बढ़कर उस दरवाजे को खोला और भीतर कदम रखा। वह एक बेडरूम था और वहाँ भी बत्ती जल रही थी। वहाँ एक डबल बेड लगी हुई थी। एक दीवार के साथ एक ड्रेसिंग टेबल मौजूद थी जिसके शीशे में से
बेडरूम के पिछवाड़े में मौजूद खुले दरवाजे में से बाथरूम प्रतिबिंबित हो रहा था। प्रतिबिंब में उसे बाथरूम के समीप स्थिर पड़े एक जोड़ा पांव दिखाई दिए। वह बाथरूम की तरफ तनिक आगे बढ़ा तो पैरों से आगे उसे दो मर्दानी नंगी टांगे दिखाई दी और एक सामने से खुले ड्रेसिंग गाउन का निचला हिस्सा दिखाई दिया। वह एक क्षण ठिठका खड़ा रहा। पलंग पर एक सूट, कमीज और टाई पड़ी थी। पलंग के नीचे जूते पड़े थे जिनमें से जुराबें बाहर झांक रही थी। वह जी कड़ा करके बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा। बाथरूम के दरवाजे के सामने फर्श पर वह निश्चेष शरीर पड़ा था जिसकी शीशे में प्रतिबिंबित होती टांगे और पांव उसने अभी देखे थे। वह आदमी फर्श पर पीठ के बल पड़ा था। वह 50 साल से ऊपर का ठिगना मोटा आदमी था। उसके सिर के बाल लगभग सफ़ेद थे और मुझे अधपकी थी। उसके दाएं गाल पर आंख के नीचे एक बड़ा सा मस्सा था। जो ड्रेसिंग गाउन उसके शरीर पर था वह उसने अभी आधा ही पहना था। अभी उसकी एक ही बाह में उसने अपनी बाह डाली थी कि उस पर आक्रमण हो गया था। ड्रेसिंग गाउन के अलावा वह अपने शरीर पर कुछ नहीं पहने था। उसकी छाती में दिल के पास एक सुराख दिखाई दे रहा था जिसमें से खून अभी भी बह रहा था और उसके आसपास जमा हो रहा था। उसके इर्द गिर्द बहे खून के तालाब में पड़ा वह लंबे फल वाला चाकू भी दिखाई दे रहा था जो कि शायद उसकी छाती में बने सुराख के लिए जिम्मेदार था। सुनील ने नीचे झुककर सावधानी से उसकी कलाई थामी। नब्ज गायब थी लेकिन कलाई अभी भी गर्म थी। सुनील ने फिर कमरे में चारों ओर निगाह दौड़ाई। कमरे में कई खिड़कियां थी जिसमें से एक खुली थी और उसके पार खिड़की के एकदम पास गुजरती फायर एस्केप की सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर सावधानी से उन तमाम स्थानों को रुमाल से पोंछना आरंभ कर दिया जिनको कि उसने छुआ था। तभी बेडरूम के कोने में पड़ी एक नई चीज उसे दिखाई दी। वह एक लगभग 2 इंच व्यास का और कोई 2.5 फुट लंबा ठोस लोहे का डंडा था। उसने नीचे झुककर उसे बिना छुए उसे बड़ी गौर से देखा। उसे उसमें कोई विशेष बात न दिखाई दी। वह कुछ क्षण असमंजसपूर्ण भाव से लोहे के डंडे को देखता रहा और फिर कंधे झटकता हुआ फ्लैट से बाहर निकल आया। वह फिर दरवाजे की तरफ घूमा। अभी वह दरवाजा बंद कर ही रहा था कि एकाएक उसके कानों में लिफ्ट के उस फ्लोर पर पहुंचने की आवाज़ पड़ी और साथ ही एक भारी मर्दानी आवाज़ कहती सुनाई दी, मैं कहता हूँ मेरे बगल के फ्लैट में कोई लड़की है। वह रो रही है, चिल्ला रही है और इस बात के लिए अफसोस जाहिर कर रही है कि इतनी खूबसूरत और नौजवान होते हुए भी वह हीरोइन न बन सकी। तो इसमें पुलिस बुलाने वाली क्या बात थी साहब? एक अन्य अधिकारपूर्ण आवाज़ सुनाई दी। लेकिन तभी मुझे किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ भी तो आई थी। चीज़ इतनी ज़ोर से गिरी थी कि मुझे अपने फ्लैट की दीवारें हिलती महसूस हुई थी। मुझे तो लगा था कि कोई भारी आदमी यूं फर्श पर गिरा था। सुनील ने व्याकुल भाव से गलियारे में लिफ्ट से विपरीत दिशा में निगाह दौड़ाई। उधर से निकासी का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे लिफ्ट का जंगला सरकाए जाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने फुर्ती से अपनी जेब से चाबियां निकाली और उसमें से अंदाजन एक चाबी छांटकर बंद दरवाजे के ताले के छेद में डालकर घुमाई। चाबी बड़ी सहूलियत से ताले में घूम गई। दरवाजे को ताला लग गया। उसने चाबियां वापस जेब के हवाले की तो तभी उसे गलियारे में एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी दिखाई दिया। उसके साथ एक सिपाही था और एक ढीला ढाला अधेड़ सा व्यक्ति था जो कुर्ता पजामा पहने था और कंधों के गिर्द एक गर्म शॉल लपेटे था। सुनील को 22 नंबर फ्लैट के सामने खड़ा पाकर वे तीनों ठिठक गए। सुनील ने उनकी ओर ध्यान दिए बिना जोर से दरवाजा खटखटाया और अपना मुंह दरवाजे की तरफ ही रखा। एक क्षण ठिठक कर उसने कॉल बेल भी बजा दी। फिर उसने निराशापूर्ण भाव से सिर हिलाया और घूमकर गलियारे में आगे बढ़ने का उपक्रम किया। वह ठिठक गया। उसने यूं प्रकट किया जैसे सब इंस्पेक्टर और उसके संगी साथियों की उपस्थिति का भान उसे अभी हुआ था। यही वो फ्लैट है? सब इंस्पेक्टर ने शॉल वाले से पूछा। शॉल वाले ने सहमति में सिर हिलाया। किसे ढूंढ रहे हो मिस्टर? सब इंस्पेक्टर ने अपने व्यवसाय सुलभ कठोर स्वर में पूछा। कृष्ण बिहारी लाल को। जो? सुनील ने 22 नंबर फ्लैट के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। इस फ्लैट में रहता है। वह तुम्हारा दोस्त है? नहीं, मैं आज पहली बार उससे मिलने आया था। क्यों? थी कोई वजह? सब इंस्पेक्टर फिर शॉल वाले की तरफ घूमा। तुम इस आदमी को जानते हो? शॉल वाले ने गौर से सुनील की तरफ देखा
और फिर बोला, नहीं, इस आदमी को मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? सब इंस्पेक्टर फिर सुनील की तरफ घूमा। मेरा नाम सुनील है, सुनील बोला। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। और उसने सब इंस्पेक्टर को अपना प्रेस कार्ड दिखाया। तुम कब से हो यहाँ? अभी अभी ही आया हूँ। मैंने घंटी भी बजाई, दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं मिला। सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे घुमाया और दरवाजे को भीतर को धक्का दिया। दरवाज़ा तो बंद है, सुनील बोला, क्योंकि मेरी जानकारी में कृष्ण बिहारी लाल को इस वक्त घर पर ही होना चाहिए। अगर वह घर पर है तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? शायद वह क्लॉक रूम में हो या कोई और वजह हो। मैं क्या कह सकता हूँ? ये साहब कह रहे हैं कि इन्होंने इस फ्लैट के भीतर से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी और फिर किसी के धड़ाम से फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनी थी। तुमने ऐसा कुछ सुना था? नहीं। सुनील शॉल वाले की तरफ आकर्षित हुआ। यह कितनी देर पहले की बात है? अभी थोड़ी ही देर पहले की, शॉल वाला बोला। मुझे सूझा कि भीतर कोई फौजदारी न हो रही हो। मैं बगल के फ्लैट में रहता हूँ। आजकल ज़माना इतना ख़राब आ गया है कि कुछ भी हो सकता है। मैंने सोचा कि मेरे पड़ोसी के फ्लैट में कोई चोर डाकू न घुस आए हों। फ़ौरन शॉल लपेटकर बाहर निकला। मैं नीचे सड़क पर पहुंचा तो मुझे पुलिस की एक गश्ती गाड़ी वहां से गुजरती दिखाई दी। मैंने गाड़ी रुकवाई और इन सब इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बताया। ओह, सुनील बोला। सब इंस्पेक्टर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर जोर जोर से दरवाज़ा भड़बड़ाना आरंभ किया और साथ ही ऊंचे स्वर में बोला, अरे भीतर कोई है? सुनील ने हौले से शॉल वाले की बांह छुई और धीरे से बोला, आपका शुभ नाम? हृदयनाथ, शॉल वाला बोला। आप बगल के फ्लैट में हैं? हाँ, इससे अगले में, 23 में। आप अपने फ्लैट में से इस फ्लैट की तमाम आवाज़ें सुन सकते हैं? नहीं, मेरे फ्लैट में यहाँ की केवल वही आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जो बाथरूम में से आ रही हों, और वह भी तब जब बाथरूम की खिड़की खुली हो। दरअसल ये फ्लैट इस प्रकार बने हुए हैं कि हमारे बाथरूम पिछवाड़े में एक दूसरे की अगल बगल में पड़ते हैं। फिर तो जिस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आपने सुनी वह बाथरूम में रही होगी, क्योंकि अगर वह फ्लैट में कहीं और होती तो आपके अपने कथनानुसार आपको उसकी आवाज़ें सुनाई न दी होती। जाहिर है कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में काफ़ी लड़कियां आती रहती हैं। हाँ, फिल्म का आदमी जो ठहरा। सब इंस्पेक्टर ने अब दरवाज़ा पीटना और आवाज़ें लगाना बंद कर दिया था। अब आप क्या करेंगे? सुनील ने सब इंस्पेक्टर से पूछा। पता नहीं, वह तनिक परेशान स्वर में बोला। पता नहीं क्या माजरा है। अगर भीतर कोई घटना घटी है तो मुझे दरवाज़ा तोड़ना चाहिए। नहीं घटी तो दरवाज़ा तोड़कर भीतर दाखिल होने पर खामखा जहमत गले पड़ जाएगी। सुनील ने हमदर्दी में सिर हिलाया। मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ। मैं रुखसत हो सकता हूँ? हाँ, सब इंस्पेक्टर अनिश्चयपूर्ण स्वर में बोला। तुम अपना पता वगैरह बताओ, ज़रूरत पड़ने पर हम तुमसे संपर्क स्थापित कर लेंगे। सुनील ने उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे दिया। मेरा नाम बंसल है, सब इंस्पेक्टर बोला। मुझे पूछताछ करने के लिए फिर तुम्हारे पास आना पड़ सकता है, इसलिए नाम याद रखना। ज़रूर। फिर सुनील वहाँ से विदा हुआ। गलियारे में वह बड़े संतुलित कदमों से चला, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचकर एकाएक वह 3-3 सीढ़ियां फांदता हुआ नीचे भागा। नीचे इमारत के मुख्य द्वार के ऐन सामने पुलिस की गश्ती गाड़ी खड़ी थी। वह उसकी बगल से गुजरा और लंबे डग भरता हुआ उधर बढ़ा जिधर उसने टैक्सी छोड़ी थी। टैक्सी यथास्थान मौजूद थी। सुनील जल्दी से टैक्सी में सवार हुआ और बोला, वापस घुमाकर चौराहे तक चलो। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया। उसने गाड़ी चालू की और उसे बड़ी दक्षता से यू टर्न देकर आगे बढ़ा दिया। टैक्सी भागती हुई चौक तक पहुंची। रमाकांत की मर्सिडीज अभी भी वहां मौजूद थी। सुनील टैक्सी से निकला और लपक कर मर्सिडीज के पास पहुंचा। मैं रवाना होने ही वाला था, रमाकांत बोला। क्या काम हो गया? हाँ, सुनील बोला, लेकिन मेरा नहीं, कृष्ण बिहारी लाल का। क्या हुआ? उसका कत्ल हो गया है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वह मर चुका था। अरे, तुम यहाँ से फूट जाओ, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं, बाकी बातें बाद में होंगी। और तुम? मैं एक जगह जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमसे मिलूँगा। और सुनील बिना रमाकांत का उत्तर सुने वापस टैक्सी में जा सवार हुआ। यहाँ से चलो, वह ड्राइवर से बोला। कहीं टेलीफोन दिखाई दे तो टैक्सी रोकना। टैक्सी फिर आगे बढ़ चली।
थोड़ा ही आगे एक पेट्रोल पंप था जिसके अहाते में एक और पब्लिक टेलीफोन बूथ दिखाई दे रहा था। सुनील ने वहां से अपने ऑफिस में फ़ोन किया। हेलो, उत्तर मिलते ही वह बोला, मैं सुनील बोल रहा हूँ। नमस्ते साहब, उत्तर मिला। मैं मान सिंह बोल रहा हूँ, रिसेप्शन से। मान सिंह चपरासी था जो टेलीफोन ऑपरेटर के चले जाने के बाद रिसेप्शन पर बैठता था और स्विच बोर्ड भी अटेंड करता था। मान सिंह, सुनील बोला, कोई साहब मुझसे मिलने तो नहीं आए बैठे? जी हाँ, एक इंद्र कुमार साहब आपके इंतज़ार में बैठे हैं। कोई 15 मिनट पहले उन्होंने एम्बेसडर होटल से भी आपके लिए फ़ोन किया था, लेकिन तब आप यहाँ नहीं थे। उन्हें टेलीफोन दो। बहुत अच्छा साहब। थोड़ी देर बाद सुनील के कान में इंद्र कुमार की आवाज़ गूंज पड़ी। हेलो सुनील। हाँ, सुनील बोला। वह ब्रीफकेस ले आए तुम? हाँ। 15 मिनट पहले तुमने होटल से फ़ोन किया था मुझे? हाँ। क्यों? मैंने सोचा शायद तुम मुझे अंजना की कोई खबर दो, और 15 मिनटों में तुम यहाँ पहुँचने वाले थे। तुमसे 15 मिनट भी सब्र नहीं हुआ? तुम मेरे दिल की हालत नहीं जानते सुनील। मैं अंजना के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। ओके ओके, अब यह बात सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। क्या? मुझे कृष्ण बिहारी लाल का पता लग गया है। अच्छा, वेरी गुड। तुम्हारी बात हुई उससे? वह मर चुका है। क्या? उसका कत्ल हो गया है। किसी ने उसकी छाती में डबल रोटी काटने वाला चाकू उतार दिया है। वह सुभाष मार्ग की 248 नंबर इमारत के 22 नंबर फ्लैट में रहता था। मैं वहां उससे मिलने गया था, लेकिन वह मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मर चुका था। लेकिन अगर तुम्हें पहले ही उसका पता मालूम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? मुझे डर था कि उसे देखते ही कहीं तुम आपे से बाहर ना हो जाओ और कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दो। उस आदमी को बड़े तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत थी, और तुम वहां अंजना की वजह से भावना के आवेग में बहकर कोई गलत हरकत कर सकते थे, जो कि मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने न तुम्हें उसका पता बताया था और न तुम्हें साथ लेकर गया था। ओह, कृष्ण बिहारी लाल मेरे उसके फ्लैट पर पहुंचने से कोई 10 मिनट पहले मरा मालूम होता है। जिस वक्त मैं उसकी फ्लैट वाली इमारत में दाखिल होने लगा था, उस वक्त मैंने एक नौजवान लड़की को बड़े आतंकित और बदहवास भाव से वहां से बाहर निकलते देखा था। वह लंबी, ऊंची, खूबसूरत लड़की थी। उसने सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद सैंडल और भूरे रंग का फर के कॉलर वाला चमड़े का कोट पहना हुआ था। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह लड़की अंजना मलिक हो सकती थी? अगर वह कोट अंजना से उधार लेकर कोई और नहीं पहने हुए था तो वह वही थी। वह भूरे रंग का फर के कॉलर वाला कोट उसे मैंने उसके पिछले जन्मदिन पर भेंट स्वरूप दिया था। इस बात का मतलब समझते हो इंद्र कुमार? क्या मतलब? वह उस इमारत में से यूं भाग रही थी जैसे अभी अभी उसने भूत देख लिया हो। कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट की बगल वाले फ्लैट के मालिक हृदयनाथ नामक एक आदमी ने कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में से आती किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी। वह रो रही थी और इस बात पर अफसोस जाहिर कर रही थी कि इतनी खूबसूरत और नौजवान होते हुए भी वह हीरोइन न बन सकी। साथ ही किसी के धड़ाम से जमीन पर गिरने की आवाज़ भी हृदयनाथ ने सुनी थी, और फिर वह पुलिस को बुला लाया था। हालात इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहारी लाल के फ्लैट में मौजूद वह लड़की अंजना मलिक थी। इसका क्या मतलब हुआ इंद्र कुमार? ओ माय गॉड! इंद्र कुमार आतंकित स्वर में बोला। अब तुम्हारा क्या इरादा है? सुनील ने पूछा। भाई साहब, तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या मतलब? तुम कहीं अंजना को फंसवा तो नहीं दोगे? मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन जिस वक्त अंजना इमारत से भागी थी उस वक्त सुभाष मार्ग पर पुलिस की एक गश्ती गाड़ी फिर रही थी। मुमकिन है कि पुलिस ने उसे देखा हो, और अगर उन्हें कृष्ण बिहारी लाल द्वारा अंजना को धोखा दिए जाने की कहानी की खबर लग गई तो अंजना का शर्तिया पुरंदा बन जाएगा। हे भगवान, तो फिर मैं क्या करूं? फिलहाल तुम ब्लास्ट के दफ्तर से कूच करो और अपने होटल में जाकर बैठो। कोई नई बात होगी तो मैं तुम्हें वहीं खबर कर दूंगा। और वह ब्रीफकेस जो मैं अभी होटल से लेकर आया हूँ, उसे रिसेप्शन पर बैठे उस चपरासी को दे दो जिसने अभी तुम्हें फ़ोन पर बुलाया है। ब्रीफकेस मुझे मिल जाएगा। वह मैं दे देता हूँ, लेकिन भाई साहब, अंजना हत्यारी नहीं हो सकती। वह तो... फिलहाल ये बातें छोड़ो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। लाश की बरामदगी के बाद
पुलिस मेरी तलाश में ब्लास्ट के दफ्तर में आ सकती है। वहाँ अगर तुम उनके काबू में आ गए और उन्हें यह पता लग गया कि मैं तुम्हारी वजह से इस बखेड़े के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ जानता था, तो मेरी कमबख्ती आ जाएगी। यहाँ की पुलिस पहले ही मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखती। ओह, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तुम वापस अपने होटल में पहुँचो। ओके। सुनील ने फ़ोन को हुक पर टांग दिया और बूथ से बाहर निकल आया। वह टैक्सी में आ सवार हुआ और ड्राइवर से बोला, लिंटन रोड चलो। टैक्सी तुरंत आगे दौड़ चली। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।